गलत जगह पर ड्रग लैब चलाने पर सजा भी जल्दी मिल सकती है। ग्वाटेमाला के घने जंगलों में एक कार्टेल लाखों लोगों की जान लेने लायक फेंटेनाइल का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर रहा था, यह सोचकर कि यह सुरक्षित रूप से छिपा हुआ है। लेकिन दो अमेरिकी स्टील्थ लड़ाकू विमानों ने मिनटों में हमला कर उसे राख में बदल दिया। वायुसेना ने इसे कैसे खोजा और किस मारक क्षमता ने इसे संभव बनाया? हमारे साथ जुड़ें और जानें कि कैसे संयुक्त राज्य वायुसेना ने एक कार्टेल ड्रग लैब पर हमला किया। ग्वाटेमाला के जंगल से 14,000 फीट ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी द्वारा संचालित एक गोपनीय उपग्रह न केवल तस्वीरें एकत्र कर रहा है, यह उपग्रह थर्मल सेंसर से लैस है जो कक्षा से 2 डिग्री तक के तापमान परिवर्तन का पता लगाने में सक्षम है। इस समय वे सेंसर कुछ असामान्य महसूस कर रहे हैं। जंगल में रात में ठंडक रहने की उम्मीद है, लेकिन थर्मल डिस्प्ले पर एक क्षेत्र चमक रहा है जहां आसपास के जंगल में सामान्य तापमान लगभग 68 डिग्री सेल्सियस है, वहीं 1 वर्ग मील में तापमान 85 से 90 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो रहा है। इस तरह की गर्मी सामान्य नहीं है, यह औद्योगिक गतिविधि का संकेत देती है। उपग्रह प्रणालियां गर्मी की विसंगति को चिह्नित करती हैं और डेटा को राष्ट्रीय भूस्थानिक खुफिया एजेंसी को भेजती हैं। कुछ ही मिनटों में विश्लेषक थर्मल इमेजरी की समीक्षा कर रहे हैं जो एक स्पष्ट स्थिति प्रस्तुत करती है। पेड़ की छाया के नीचे कोई व्यक्ति भारी मशीनरी चला रहा है। इस प्रकार की मशीनरी को निरंतर बिजली की आवश्यकता होती है। यह भारी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती है और ऐसा प्रतीत होता है कि यह 24 घंटे चल रही है। ऊष्मा चिन्हों के पैटर्न से 3 अलग अलग गर्म क्षेत्र दिखाई देते हैं जो एक त्रिभुज के आकार में व्यवस्थित हैं और लगभग 200 मीटर की दूरी पर हैं। यह दवा उत्पादन कार्यों के लिए एक सामान्य व्यवस्था है, एक इमारत प्रसंस्करण के लिए, एक सामग्री भंडारण के लिए और एक पैकिंग के लिए। अपराधी समूह को शायद यह लगता था कि जंगल उनकी गतिविधियों को छुपा देगा। यह धारणा गलत थी। हालांकि संयुक्त राज्य वायुसेना केवल इंफ्रारेड डेटा पर ही काम नहीं करती, दृश्य पुष्टि आवश्यक है। तभी MQ-9 रीपर ड्रोन तैनात किया जाता है। लगभग 27 फीट लंबा यह रिमोट से संचालित विमान 14 घंटे तक हवा में रह सकता है और 25,000 फीट की ऊंचाई पर चुपचाप काम करता है। यह असंभव है कि नीचे मौजूद समूह को इसकी मौजूदगी का पता होगा। ड्रोन के उच्च रिजोल्यूशन वाले कैमरे ऊष्मा स्रोतों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे जो देखते हैं वह तापीय डेटा की पुष्टि करता है। जंगल में खुले मैदानों में नवनिर्मित इमारतें दिखाई दे रही हैं जो पिछले उपग्रह रिकॉर्ड में नहीं थीं। वनस्पतियों के बीच से वाहनों के ताजा निशान दिखाई दे रहे हैं। जनरेटरों से निकलने वाले धुएं के ढेर छद्म आवरणों के बीच से दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा ड्रोन के सिग्नल इंटेलिजेंस उपकरण संचार को इंटरसेप्ट करते हैं। जमीन पर मौजूद लोग मानो वे अलग थलग हों, खुलकर बात कर रहे हैं। वे शेड्यूल, आपूर्ति और उत्पादन के स्तर पर चर्चा कर रहे हैं। ये सभी प्रसारण रिकॉर्ड किए जाते हैं। सुबह तक पूरी खुफिया जानकारी सामने आ जाती है। तापमान के पैटर्न किसी भी सुविधा का संकेत नहीं देते। वे एक बड़े पैमाने पर सिंथेटिक दवाओं के निर्माण में लगी प्रयोगशाला की ओर इशारा करते हैं। इस ऑपरेशन से इतनी मात्रा में दवाएं बनाई जा रही हैं कि व्यापक नुकसान हो सकता है। इसके पीछे के समूह ने एक दूरस्थ स्थान चुना, लेकिन ऐसा स्थान जहां से कोई बच न सके। संयुक्त राज्य वायुसेना के पास अब सभी आवश्यक जानकारी, सटीक स्थान, सत्यापित संरचनाएं और कानूनी अधिकार मौजूद हैं। अगला कदम कार्रवाई करना और यह साबित करना है कि घने जंगल वाला इलाका किसी भी तरह के खतरे या परिणामों से सुरक्षा की गारंटी नहीं देता। लेकिन गर्मी का पता लगाना तो बस पहला कदम था। अब वायुसेना को ऐसी आंखों की जरूरत थी जो कभी न झपकाएं। आगे क्या हुआ? उसी सुबह नेवादा के क्रीच वायुसेना अड्डे से एक MQ-9 रीपर ड्रोन उड़ान भर गया। उसकी मंजिल लगभग 200-400 मील दूर ग्वाटेमाला के जंगल का एक टुकड़ा था। $70 मिलियन की लागत वाले इस मानव रहित विमान को नियंत्रित करने वाले पायलट एक वातानुकूलित ट्रेलर के अंदर रहते हैं। यह दर्शाता है कि आधुनिक सैन्य अभियानों को दूर से कैसे संचालित किया जा सकता है। ऑपरेटर दुनिया के आधे हिस्से से निगरानी और हमला कर सकते हैं। रीपर 25,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है और कार्टेल परिसर के ऊपर एक होल्ड पैटर्न बनाना शुरू कर देता है। इस ऊंचाई से जमीन पर कोई भी इसे देख या सुन नहीं सकता। न इंजन की आवाज, न कोई निशान दिखाई देता है। बस ऊपर से एक खामोश विमान देख रहा है। किसी भी कार्रवाई से पहले ड्रोन का मिशन निगरानी, रिकॉर्डिंग और डेटा एकत्र करना है। इसका मल्टी स्पेक्ट्रल टारगेटिंग सिस्टम सैटेलाइट थर्मल इमेजरी के जरिए पहले से पहचानी गई 3 इमारतों पर लॉक हो जाता है। यह उन्नत कैमरा लंबी दूरी से छोटे छोटे दृश्य विवरणों का पता लगा सकता है और 15 मील दूर से लाइसेंस प्लेट जैसी वस्तुओं को पहचान सकता है। 5 मील ऊपर से लोगों की पहचान करना इसकी क्षमता में है। अगले 72 घंटों तक ड्रोन अपनी स्थिति बनाए रखता है। यह नीचे की गतिविधियों को लगातार रिकॉर्ड करता रहता है। यह सुबह सुबह आने वाले कर्मचारियों पर नजर रखता है। देर रात तक सामान पहुंचाने वाले ट्रकों पर नजर रखता है। यह नियमित समय पर हर 2 घंटे में गश्त करने वाले सुरक्षा गार्डों का रिकॉर्ड रखता है।
परिसर का संचालन करने वाले लोग सावधानी बरतते हैं। वे जंगल के रास्तों पर निगरानी रखते हैं। वे कोडित भाषा वाले रेडियो का इस्तेमाल करते हैं। वे अंधेरा होने के बाद ही सामग्री ले जाते हैं। हालांकि वे अपने ऊपर के आसमान पर नजर रखने के बारे में कभी नहीं सोचते। बुधवार दोपहर तक संयुक्त राज्य वायुसेना के विश्लेषकों ने सुविधा का पूरा खाका तैयार कर लिया था। बिल्डिंग 1 में सिंथेटिक ओपियोइड बनाने में इस्तेमाल होने वाले ड्रग प्रोसेसिंग उपकरण रखे गए हैं। बिल्डिंग 2 में तैयार उत्पाद को 50 किलोग्राम वजन वाले पैकेटों में संग्रहित किया जाता है। बिल्डिंग 3 में इस ऑपरेशन से जुड़े लगभग 15 लोगों के रहने की व्यवस्था है। ड्रोन के इलेक्ट्रॉनिक निगरानी उपकरण रेडियो प्रसारण को इंटरसेप्ट करते हैं। विश्लेषकों को पता चला है कि समूह गुरुवार रात को एक बड़ी डिलीवरी की उम्मीद कर रहा है। 500 किलोग्राम फेंटेनाइल बनाने के लिए आवश्यक रासायनिक घटकों से लदे 3 ट्रक आने वाले हैं। सड़क पर पड़े उस शिपमेंट की अनुमानित कीमत लगभग $5 करोड़ है। वह शिपमेंट कभी नहीं पहुंचेगा। गुरुवार सुबह अतिरिक्त जानकारी जुटाई जाएगी। ड्रोन के ताप संवेदक बिल्डिंग 1 से बढ़े हुए तापीय उत्पादन का पता लगाते हैं। सभी प्रसंस्करण मशीनें पूरी क्षमता से काम करती हुई दिखाई देती हैं। इस बदलाव से पहचान आसान हो जाती है। उच्च तापीय संकेतों के कारण उपकरण तापीय चित्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। बढ़ी हुई गतिविधि यह भी बताती है कि कौन सी मशीनें इस्तेमाल में हैं। इसी समय ओन 200 मील से भी ज्यादा दूर एग्लिन एयरफोर्स बेस पर कर्मी दल सटीक हमले के लिए F-35 लाइटनिंग IV स्टील्थ विमान तैयार कर रहे हैं। हर विमान में 2 GBU-31 संयुक्त प्रत्यक्ष आक्रमण हथियार होते हैं। कुल मिलाकर प्रत्येक विमान 4000 पाउंड के निर्देशित विस्फोटकों से लैस है, जो कठोर लक्ष्यों को भेदने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ऑपरेशन की योजना सीधी सादी है। 3 इमारतें, 6 बम। गुरुवार शाम तक ड्रोन ने खुफिया टीमों को 2000 से ज्यादा हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें भेज दी थीं। हर दरवाजे पर नजर रखी जा चुकी थी। हर गार्ड की दिनचर्या पर नजर रखी जा चुकी थी। हर उपकरण को नष्ट करने के लिए चिह्नित किया गया है। जहां जमीन पर मौजूद समूह ने महीनों तक एक सुरक्षित जंगल सुविधा का निर्माण किया, वहीं विश्लेषकों ने इसे नष्ट करने की योजना बनाने में 72 घंटे बिताए। 2:12 बजे रीपर को नवीनतम आदेश प्राप्त होते हैं। यह निगरानी से सक्रिय लक्ष्य चिह्नांकन की ओर संक्रमण करता है। निरीक्षण समाप्त होता है। प्रहार चरण शुरू होता है। जमीन पर ऑपरेशन में शामिल लोग अपनी गतिविधियां जारी रखते हैं, इस बात से अनजान कि विमान प्रणालियों में लक्ष्यीकरण डेटा पहले से ही प्रोग्राम किया जा रहा है। वे सुरक्षा के लिए घने जंगल पर निर्भर हैं। वह सुरक्षा अब प्रभावी नहीं रही। 3 दिन तक देखने के बाद वायुसेना ने काफी कुछ देख लिया था। अब जेट विमानों को लॉन्च करने का समय आ गया था। लेकिन स्टील्थ लड़ाकू विमानों को इतना घातक क्या बनाता है? शुक्रवार सुबह 3 बजे 2 F-35A लाइटनिंग IE स्टील्थ विमान एग्लिन वायुसेना अड्डे के रनवे पर उतरना शुरू करते हैं। $8 करोड़ की कीमत वाले इन विमानों में से प्रत्येक में इतनी मारक क्षमता है कि वह एक शहर के एक ब्लॉक को तबाह कर सके। जिस समूह को ये निशाना बना रहे हैं, उसने बेहद खतरनाक काम चुना है। F-35 कोई आम लड़ाकू विमान नहीं है। यह एक बेहद उन्नत विमान है जो रडार अवशोषित करने वाली सामग्री से ढका हुआ है। दुश्मन के रडार इसे तब तक नहीं पकड़ पाते जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जब तक यह दिखाई देता है, तब तक इसके हथियार सक्रिय हो चुके होते हैं। प्रत्येक विमान के धड़ के अंदर 2 GBU-31 ज्वाइंट डायरेक्ट अटैक बम रखे होते हैं। ये बम बिना दिशा वाले नहीं होते। JDAM प्रणाली मानक 2000 पाउंड के बमों को अत्यधिक सटीक हथियारों में बदल देती है। GPS तकनीक उन्हें लक्ष्य से 10 फीट के दायरे में हमला करने में सक्षम बनाती है। इस सटीकता के कारण ये जमीन से 40,000 फीट की ऊंचाई से भी प्रभावी होते हैं। प्रत्येक 2000 पाउंड के बम में 945 पाउंड ट्राइटोनल विस्फोटक होता है। इतनी ऊर्जा 11 फीट ठोस कंक्रीट या 22 फीट जमीन को भेद सकती है। इसे भूमिगत बंकरों या मजबूत प्रयोगशालाओं जैसे मजबूत ढांचों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। सुबह 3:15 बजे दोनों विमान सुबह सुबह आसमान में उड़ान भरते हैं। लक्ष्य तक उनकी उड़ान का समय 2 घंटे 43 मिनट है। इस समय दूरस्थ परिसर में मौजूद लोग अभी भी सो रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि अमेरिकी विमान पहले से ही हवा में है। F-35 विमान 26,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरता है और जमीनी रडार द्वारा पकड़ा नहीं जा सकता। इसकी स्टील्थ कोटिंग रडार संकेतों को परावर्तित करने के बजाय उन्हें अवशोषित कर लेती है। इसलिए अधिकांश रडार प्रणालियों के लिए यह विमान या तो एक छोटा पक्षी जैसा दिखाई देता है या बिल्कुल भी नहीं। मुख्य तकनीक कॉकपिट के अंदर स्थित है। पायलट के हेलमेट डिस्प्ले से नीचे जमीन का पूरा दृश्य दिखाई देता है। थर्मल सेंसर वास्तविक समय में ऊष्मा स्रोतों का पता लगाते हैं। विमान में लगे सिस्टम ने हवा की गति, वायुदाब और गुरुत्वाकर्षण की गणना पहले ही कर ली थी। बमों को छोड़ने से पहले पूरी तरह से निर्देशित और प्रोग्राम किया गया था। 05:58 बजे विमान अपने निर्धारित बिंदु पर पहुंच गया, जो लक्ष्य से 50 मील दूर था। रीपर ड्रोन अंतिम लक्ष्यीकरण डेटा भेजता है। एक ड्रोन तीव्र ऊष्मा गतिविधि प्रदर्शित करता है। प्रयोगशाला पूरी क्षमता से चल रही है। समय सटीक है। अधिकतम क्षति
बचने की संभावना कम। ठीक 06 बजे मुख्य पायलट हथियार तैयार करता है। लक्ष्यीकरण प्रणाली एक लक्ष्य बनाने के लिए जीपीएस निर्देशांक पर लॉक हो जाती है। बम बे के दरवाजे चुपचाप खुल जाते हैं। इस ऊंचाई से लक्ष्य को आने वाली आवाज सुनाई नहीं देती। 6:01 बजे पहला GBU-31 छोड़ा जाता है। इसके पंख खुलते हैं और यह उपग्रह डेटा का उपयोग करते हुए 3 मिनट की अपनी उतराई शुरू करता है। 15 सेकंड बाद दूसरा F-35 अपना हथियार गिरा देता है। दूसरा लक्ष्य बिल्डिंग नंबर 2 है, जहां प्रसंस्कृत सामग्री संग्रहित है। पायलट देखता है कि बम विमान से साफ साफ अलग हो गया है। फिर दोनों जेट दिशा बदलते हैं और 40,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। इस ऑपरेशन में उनकी भूमिका पूरी हो जाती है। अब वे नतीजों पर गौर कर रहे हैं। जंगल लैब चलाने वालों का मानना था कि उनकी दूरस्थ स्थिति उन्हें सुरक्षित रखेगी। उन्होंने उन स्टील्थ विमानों का ध्यान नहीं रखा जिन्हें देखा या रोका नहीं जा सकता। जब कार्टेल गार्ड्स ने आखिरकार ऊपर देखा तो बम गिर रहे थे, लेकिन जब 4000 पाउंड विस्फोटक धरती पर गिरे तो क्या हुआ? ठीक 06:04 बजे पहला GBU-31 200 फीट प्रति सेकंड की रफ्तार से जंगल की छतरी को चीरता हुआ। जमीन पर मौजूद गार्ड्स के पास 1 सेकंड से भी कम समय था कि वे समझ सकें कि क्या आ रहा है। बम का कठोर स्टील का खोल बिल्डिंग 1 के कंक्रीट के फर्श में 3 फीट तक धंस जाता है। उसके बाद उसका फ्यूज फट जाता है और विस्फोट हो जाता है। इसके बाद शक्ति का एक हिंसक प्रदर्शन होता है। 945 पाउंड का ट्राइटोनल विस्फोटक 26,000 फीट प्रति सेकंड की गति से चलती हुई गर्म गैस की एक विशाल लहर में बदल जाता है। दबाव 300,000 पाउंड प्रति वर्ग इंच तक पहुंच जाता है। कंक्रीट की दीवारें, जो सबसे तेज तूफानों का सामना कर सकती थीं, पल भर में ढह जाती हैं। विस्फोट 50 फुट के घेरे में सब कुछ नष्ट कर देता है। $30 लाख की धातु की मशीनें भाप में बदल जाती हैं। भंडारण टैंक फट जाते हैं और 3000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाने वाली आग लग जाती है। प्रयोगशाला का पूरा काम 2 सेकंड से भी कम समय में खत्म हो जाता है। 6:04 और 15 सेकंड पर दूसरा बम बिल्डिंग 2 पर सटीक रूप से गिरता है। इस इमारत में लगभग $50 मिलियन मूल्य का तैयार माल भारी भरकम कंटेनरों में रखा हुआ है। इस टक्कर से आग का गोला बनता है। हर किलोग्राम तेजी से जलता है, जिससे एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। लपटें इतनी तेज होती हैं कि जंगल दूसरे सूरज की तरह जगमगा उठता है। विस्फोट इतना तेज होता है कि 200 मील से भी ज्यादा दूर तक भूकंप जैसा महसूस हो सकता है। घटनास्थल के ऊपर रीपर ड्रोन थर्मल इमेजिंग में सब कुछ रिकॉर्ड करता है। इसके सेंसर ग्राउंड जीरो पर 4000 डिग्री से भी ज्यादा तापमान का पता लगाते हैं। यह तापमान स्टील को पिघलाने और लगभग सभी भौतिक साक्ष्यों को मिटाने के लिए पर्याप्त है। इमारत 3 अलग तरह से ढहती है। कुछ ही सेकंड के अंतराल पर आने वाले दोनों बमों के झटके इमारत को कमजोर करते हैं और फिर उसे नष्ट कर देते हैं। पहली लहर से इमारत का आधार टूट जाता है, दूसरा दीवार गिरा देता है। 15 लोग अंदर थे, उन्हें जवाब देने का मौका ही नहीं मिला। और 605 बजे तक मुख्य विस्फोट समाप्त हो चुके थे, लेकिन छोटे विस्फोट अभी भी हो रहे थे। बिल्डिंग 2 के पीछे ईंधन पार्क किए गए ट्रकों में एक के बाद एक आग लग रही थी। हर विस्फोट 200 फीट ऊंचे आग के गोले छोड़ रहा था। पेड़ जलने लगते हैं, जिससे एक ऐसी लपटें उठती हैं जो अंतरिक्ष से भी दिखाई देती हैं। जैसे जैसे लपटें फैलती हैं, रासायनिक भंडारण क्षेत्र फटने लगते हैं। एसीटोन के टैंक बमों की तरह फटने लगते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड के कंटेनर फट गए, जिससे जलता हुआ तरल पूरे इलाके में फैल गया। धुएं का एक विशाल बादल 10,000 फीट ऊपर आसमान में उठा, इससे पहले कि हवाएं उसे किसी भी शहर से दूर ले जाती। और 6:10 बजे रीपर ने पुष्टि की कि लक्ष्य नष्ट हो गया है। जहां पहले इमारतें हुआ करती थीं, वहां अब 3 बड़े गड्ढे हैं। सबसे बड़ा गड्ढा 60 फीट चौड़ा और 20 फीट गहरा है। इतनी बड़ी तबाही में कोई भी जीवित प्राणी बच नहीं सकता। प्रयोगशाला बनाने में 8 महीने लगे। वायुसेना ने इसे 6 मिनट में हटा दिया। मदद अगले 4 घंटे तक वहां नहीं पहुंच पाएगी। तब तक लगभग सब कुछ जलकर राख हो चुका होगा। पीछे क्या बचेगा? मुड़ी हुई धातु, पिघला हुआ कंक्रीट और जमीन में 3 बड़े साफ छेद। प्रयोगशाला के पीछे का समूह सिर्फ इमारतों से ज्यादा कुछ खो देता है। वे $5 करोड़ का उत्पाद, $1 करोड़ के उपकरण और $5 करोड़ की सामग्री खो देते हैं। लेकिन सबसे बढ़कर वे यह विश्वास खो देते हैं कि दूरस्थ स्थान उनकी रक्षा कर सकते हैं। विस्फोट से 300 मीटर चौड़ा एक क्षतिग्रस्त क्षेत्र बन जाता है। वहां सालों तक कुछ भी नहीं उगेगा। जलाए गए रसायनों से मिट्टी जहरीली हो गई है। प्रकृति लंबे समय तक वापस नहीं आएगी। सुबह 6:30 बजे दोनों F-35 विमान एग्लिन एयर फोर्स बेस पर सुरक्षित उतर गए। हवा में कुल समय 3 घंटे 27 मिनट रहा। मिशन पूरी तरह सफल रहा और संदेश साफ है। जंगल में खतरनाक अभियानों को छिपाने की कोशिशें काम नहीं आती। बम इमारतों को गड्ढों में बदल देते हैं, लेकिन असली खेल तो अभी शुरू ही हुआ था। जब रसायन शास्त्र और उच्च विस्फोटकों का मिलन होता है तो क्या होता है? ठीक 06 बजे पहला ईंधन ट्रक आतिशबाजी की तरफ फट जाता है। समूह ने अपने जनरेटर चलाने के लिए बिल्डिंग 2 के पीछे 500 गैलन डीजल जमा कर रखा था। यह विकल्प महंगा साबित हुआ। जलते रसायनों की गर्मी से ईंधन में आग लग गई।
जिससे आग का एक बादल पेड़ों में 300 फीट तक फैल गया। विस्फोट से एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। बढ़ती गर्मी के कारण आसपास के भंडारण टैंक सुरक्षित स्तर से ऊपर पहुंचकर फटने लगते हैं। हर टैंक में दवा उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले औद्योगिक तरल पदार्थ होते हैं। एसीटोन, मेथनॉल, टोल्यूनी, ये सभी बेहद ज्वलनशील हैं। इन्हें एक दूसरे के बहुत पास पास रखा जाता है। समूह की कोई भी सुरक्षा योजना अब खत्म हो चुकी है। सुबह 6:07 बजे 3 एसीटोन टैंक एक साथ फट गए। झटके से 12 मील दूर एक गांव की खिड़कियां टूट गईं। स्थानीय सेंसरों ने इसे 3.8 तीव्रता का भूकंप बताया, जिसे पहले एक ड्रग लैब माना जाता था, अब बम बनाने की जगह जैसा व्यवहार कर रहा है। बिल्डिंग 1 के नीचे विश्लेषकों को कुछ ऐसा दिखाई देता है जो सैटेलाइट तस्वीरों में नहीं दिख पाया था। एक भूमिगत भंडारण क्षेत्र जिसमें समूह के लगभग $20 लाख मूल्य के रसायनों का पूरा भंडार था, एक कंक्रीट के कमरे में रखा हुआ था। ऊपर हुए पहले धमाके से उस जगह की छत फट गई। अब अंदर गर्म गैसें भर रही हैं। 608 बजे तक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कंटेनर खराब होने लगे। अम्ल अवरोधों को तोड़कर भंडार तक पहुंचता है। इसके बाद रासायनिक प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला शुरू होती है। सल्फ्यूरिक एसिड और एसीटोन मिलकर एक तीव्र ऊष्मा उत्पादक अभिक्रिया करते हैं। तापमान 5000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाता है। इतना गर्म कि तांबा पिघल जाए, इतना गर्म कि मिट्टी कांच में बदल जाए, इतना गर्म कि पहले वाले के नीचे एक दूसरा गड्ढा बन गया। भूमिगत विस्फोट से मलबा 2000 फीट ऊपर हवा में उछलता है। कंक्रीट के बड़े बड़े टुकड़े 10 मिनट तक जंगल में गिरते रहते हैं। 500 मीटर दूर पेड़ों पर गर्म धातु गिरने से आग लग जाती है। 6:03 बजे रीपर ड्रोन ने अब तक का सबसे बड़ा विस्फोट रिकॉर्ड किया। समूह के प्रोपेन टैंक अंततः गर्म हो गए। 30,000 गैलन गैस से भरे 12 बड़े टैंक एक साथ फट जाते हैं। नतीजतन ईंधन हवा का एक जबरदस्त विस्फोट होता है जो स्थानीय वायु प्रवाह को बदल देता है। ऑक्सीजन आधे मील दूर से खींची जाती है और फिर एक गर्म लहर के रूप में बाहर धकेली जाती है। अचानक बढ़े तापमान से आसपास उड़ रहे पक्षी गायब हो गए। 50 एकड़ के पेड़ों में आग की लपटें भड़क उठी। रेडियो पर सुन रहे बचाव दल 30 मील दूर से विस्फोटों की आवाज सुन रहे थे। कुछ स्थानीय लोगों ने उल्कापिंड के गिरने की सूचना दी है। कुछ लोगों का मानना है कि वह कोई विमान था। बहुत कम लोग असली वजह का अंदाजा लगा पाते हैं। 2 अमेरिकी जेट विमानों ने उन्नत हथियारों का इस्तेमाल करके एक बड़े ड्रग अड्डे को हटा दिया। सुबह 6:20 बजे तक आग आसपास की हर उस जगह तक फैल चुकी थी जहां आग लग सकती थी। जंगल खुद ईंधन बन गया। 100 साल से खड़े पेड़ अपने अंदर बढ़ती गर्मी से फट पड़ते हैं। हवा के रुख के साथ आग अपने आप जलने लगती है और गोल गोल घूमने लगती है। अंतरिक्ष से उपग्रह इस गर्मी को ग्रहण करते हैं। नासा के एक उपग्रह ने इसे संभावित ज्वालामुखी के रूप में चिह्नित किया है। थर्मल स्कैन पर जलता हुआ क्षेत्र एक चमकीले सफेद बिंदु के रूप में दिखाई देता है, जो इस क्षेत्र की किसी भी अन्य चीज से ज्यादा गर्म है। पीछे छोड़े गए कैमरे उस जगह के अंतिम क्षणों को रिकॉर्ड करते हैं। टावर गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें थामे रखने वाला स्टील नरम पड़ जाता है। बाड़ें पूरी तरह गायब हो जाती हैं। सड़कें और चौकियां जमीन में धंस जाती हैं। 6:45 बजे आखिरी विस्फोट से इलाका दहल जाता है। हथियारों का एक छिपा हुआ ढेर आग की लपटों में घिर जाता है। समूह ने किसी भी स्थिति से निपटने के लिए जमीन के नीचे सैन्य उपकरण जमा कर रखे थे, लेकिन उन्होंने हवाई हमले की कोई तैयारी नहीं की थी। इस विस्फोट में 500 पाउंड प्लास्टिक विस्फोटक, गोले, ग्रेनेड और मिसाइल के पुर्जे शामिल हैं। ये सब एक साथ फटते हैं। 3 अलग अलग देशों के सीस्मोग्राफ इस घटना को रिकॉर्ड करते हैं। एक बादल आसमान में ऊंचा उठता है जो 50 मील दूर से दिखाई देता है। जलते हुए धातु के टुकड़े 8000 फीट से गिरते हैं। आसपास के हवाई अड्डों पर उड़ानें रोक दी जाती हैं। ग्वाटेमाला सिटी के लोगों ने बताया है कि आसमान साफ होने के बावजूद उन्हें गड़गड़ाहट जैसी आवाजें सुनाई दे रही हैं। सुबह 7 बजे तक आग बुझने लगती है। इसलिए नहीं कि उसे बुझा दिया गया है, बल्कि इसलिए कि अब जलाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। जो जगह पहले 15 एकड़ में फैली थी, अब एक जले हुए गड्ढे जैसी दिखती है। 3 बड़े छेद दिखाते हैं कि वहां कभी इमारतें हुआ करती थीं। 7:30 बजे तक रीपर उस जगह का स्कैन पूरा कर लेता है। सब कुछ नष्ट हो चुका होता है। कोई इंसान नहीं मिला। मिशन का लक्ष्य पूरी तरह पूरा हो गया है। जो कभी $10 करोड़ की प्रयोगशाला थी, अब $10 करोड़ का गड्ढा बन गई है। संदेश साफ है, निगरानी वाले इलाकों में दवा प्रयोगशालाएं स्थापित करें और जवाब तेज और अंतिम हो सकता है। समूह ने सीखा कि अमेरिकी वायु शक्ति को चुनौती देना कोई निष्पक्ष लड़ाई नहीं है। कुछ पाठ कक्षाओं में पढ़ाए जाते हैं, कुछ 2000 पाउंड के बमों से आते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। जब तक आप यहाँ हैं, अपनी स्क्रीन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारे दूसरे वीडियो जरूर देखें। वहां मिलते हैं।